नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी के लिए $1.5 करोड़ देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने सहयोग का स्तर समग्र नीतिगत साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, आगामी वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका। कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर लगभग 48% हुई। सरकार ने 960 विदेशी नागरिकों के भारत यात्रा करने पर 10 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 500 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त महिला जन धन खाता धारकों को कल से दी जाएगी। और जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक बासु चटर्जी का आज देहावसान। समाचार संध्या में अपने सहयोगी अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र और विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा कोरोना संक्रमण के दौर में समग्र नीतिगत साझेदारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए ये परफेक्ट समय है, परफेक्ट मौका है। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं अपने साथ चैलेंजेस भी लाती है। चैलेंजेस की किस तरह इस पोटेंशियल को वास्तविकता में ट्रांसलेट किया जाए ताकि दोनों देशों के नागरिकों, बिजनेसेस, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स इत्यादि के बीच लिंक्स हो और जो और मजबूत बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड संकट को अवसर के रूप में देखा है। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने का निर्णय लिया है। भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बहुत जल्द ही ग्राउंड लेवल पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों की ओर से ऑस्ट्रेलिया के कोविड प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। श्री मोदी ने कोरोना संकट के समय भारतीय समुदाय की सहायता की सराहना करते हुए श्री मॉरिसन को धन्यवाद दिया। इस कठिन समय में आपने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय का और खास तौर पर भारतीय छात्रों का, हमारे स्टूडेंट्स का जिस तरह ध्यान रखा है उसके लिए मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार समेकित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका रहेगी। श्री मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना संकट के समय रचनात्मक भूमिका निभाई है। श्री मॉरिसन ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जहाजरानी संबंधों को अन्य क्षेत्रों में पारस्परिक संबंध मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। Our relationship is exactly as you've said. It is a very comfortable relationship. It is a very natural relationship. So much in common, so much shared, if not in language always, certainly in the things that matter and the values that we hold. And we both seek to champion those values together in our region and independently as very proud sovereign nations and very vibrant liberal democracies as well. And I think we hold that flag up very proudly, each of us. श्री मॉरिसन ने भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुने जाने पर कहा कि इससे स्वास्थ्य समेत विश्व की अनेक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बाद व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर एक साझा दृष्टिपत्र भी जारी किया। 7 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें साइबर टेक्नोलॉजी से संबद्ध सहयोग समझौते और खनन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग शामिल हैं।
दोनों देशों ने रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधारों, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा जल संसाधन प्रबंधन सहयोग के बारे में भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय कार्यनीतिक भागीदारी को व्यापक भागीदारी बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोनों देशों के बीच व्यापक कार्यनीतिक भागीदारी पर संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि यह आपसी भरोसा, हित और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होगी। संयुक्त वक्तव्य में कोविड-19 जैसी बड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए व्यावहारिक वैश्विक सहयोग को लेकर दोनों देशों की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी संकल्प व्यक्त किया है और डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। समुद्री क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। आतंकवाद को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताते हुए दोनों देशों ने हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा की है और इस बात पर बल दिया है कि आतंकी गतिविधियों को किसी भी हाल में उचित नहीं ठहराया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज की वार्ता के बाद 2 संयुक्त घोषणाएं जारी की गई हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि इनमें दोनों देशों के संबंधों के दर्जे को सामरिक साझेदारी से बढ़ाकर समग्र सामरिक साझेदारी के रूप में विकसित करना शामिल है। श्रीमती विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि इस दस्तावेज में कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनके अंतर्गत दोनों देश द्विआयामी और बहुआयामी रूप में सहयोग करेंगे। Prime Minister Modi emphasized that the relationship is important not only from the bilateral perspective, but it is a relationship that is a factor of stability in the Indo-Pacific region and in fact in the world, because we are two countries that uphold the values of democracy, rule of law and respect for international law. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने वैश्विक सहयोग की सीमाओं को उजागर कर दिया है और विश्व के हाल के इतिहास में पहली बार विश्व समुदाय ने साझा दुश्मन का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि भारत इस चुनौती भरे समय में विश्व समुदाय के साथ है। श्री मोदी ने ये बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा आयोजित वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया और इसमें दुनिया के 50 देशों के व्यावसायिक नेता, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधि, मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष और अन्य नेताओं ने भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सभ्यता समूचे विश्व को एक परिवार मानने की शिक्षा देती है और कोरोना महामारी के इस दौर में भारत ने इस शिक्षा का पालन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अपने यहां उपलब्ध दवाओं के भंडार को दुनिया के 120 देशों के साथ साझा किया और इससे निपटने के लिए संयुक्त रणनीति के तहत कार्य किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने नागरिकों की हिफाजत के साथ साथ पड़ोसी देशों की भी मदद की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस को $1.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता का भी संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये संगठन दुनिया की एकजुटता का भी प्रतीक है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बारकिंडो से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने वैश्विक ऊर्जा बाजार के मौजूदा घटनाक्रम और कच्चे तेल की कीमतों के बारे में चर्चा की। श्री प्रधान ने दुनिया भर में कमजोर आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए आने वाले दिनों में तेल उत्पादक और उपभोक्ता देशों द्वारा जिम्मेदारी से कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मौजूदा चुनौतीपूर्ण स्थिति में वैश्विक ऊर्जा स्थायित्व के लिए ओपेक के साथ सहयोग की सहमति व्यक्त की। श्री बारकिंडो ने भारत के महामारी से निपटने और देश में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने के लिए उसके प्रयासों की सराहना की। देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों के स्वस्थ होने की दर लगभग 48% हो गई है। पिछले 24 घंटों में इस महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या 3,804 हो गई। इस तरह अब तक कुल 1,04,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 1,06,737 रोगियों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जांच के लिए परीक्षण क्षमता में और विस्तार किया है। 498 सरकारी और 212 निजी प्रयोगशालाओं में इस बीमारी के परीक्षण की सुविधा
उपलब्ध हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,39,485 नमूनों की जांच की गई। इस तरह देश भर में अब तक 42,42,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात के बारे में एक समान नीति अपनाएं। न्यायालय इस क्षेत्र में लोगों के आवागमन में आ रही समस्याओं के बारे में एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। शीर्ष न्यायालय ने 3 राज्यों सरकारों को निर्देश दिया है कि वे 1 सप्ताह के भीतर एक समान नीति तैयार करके उसे एक वेब पोर्टल पर डालें, ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों के आवागमन को सुगम बनाया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि दिल्ली को प्रभावी निगरानी, संक्रमित लोगों के संपर्कों का तेजी से पता लगाने, संगरोधन वाले क्षेत्रों में कड़ाई से नियमों का पालन करने और संक्रमण की जांच बढ़ाने की आवश्यकता है। उनका ये बयान राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों और मरने वालों की संख्या बढ़ने के बीच आया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने शहर में कोविड की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत करने और जांच सुविधाएं बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट, आयुक्तों और महापौरों से विस्तृत बातचीत की। उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को अपने अपने क्षेत्रों में किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासन और अन्य कोरोना योद्धाओं की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि दूरी बनाए रखने, साफ सफाई रखने, मास्क का इस्तेमाल करने और अन्य दिशा निर्देशों का पालन करना अब पहले से अधिक जरूरी हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से आज एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में इस वायरस से मृतकों की संख्या 35 हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के साथ ही कोविड मामलों का आंकड़ा 2,857 पर आ गया है। इनमें से 1,007 लोग ठीक हो गए हैं। इस बीच प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान देश के अन्य भागों में फंसे अब तक अपने करीब 1,09,358 नागरिकों को लखनपुर के रास्ते विशेष रेलगाड़ियों तथा बसों से निकाला है। जम्मू और उधमपुर रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 43 विशेष रेलगाड़ियां पहुंची। इसके अलावा 39,000 प्रवासी नागरिकों को भी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों द्वारा उनके गृह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचाया गया। अरुणाचल प्रदेश में संगरोध केंद्र से कोरोना के 4 और नए मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन इनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। इन 4 मामलों में पश्चिमी सियांग जिले के चामलांग से 3 और 1 आलो से है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है, जिनमें 41 सक्रिय मामले हैं। एक रिपोर्ट। पूर्वी सियांग जिले के रुक्सिन के एक स्कूल के माध्यमिक शिक्षक जॉन पानियांग ने असम अरुणाचल सीमा के पास ngolung ralung गांव के प्रवेश द्वार पर एक अस्थायी चिकित्सा जांच केंद्र बनाया है। इसे बनाने में बांस और पारदर्शी पॉलिथीन चादरों का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, फेस मास्क, दस्तानों और अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की गई है। श्री पानियांग बताते हैं कि उन्हें स्क्रीनिंग तकनीक के बारे में सरकारी डॉक्टरों से प्रशिक्षण मिला है और डॉक्टरों ने उन्हें इस पहल के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान अधिक दर्ज होता है तो उस व्यक्ति को रुक्सिन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सहायता के लिए भेजा जाता है। श्री पानियांग ने अपने गांव के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपना वेतन स्वेच्छा से चिकित्सा उपकरण और अन्य सामग्री खरीदने के लिए दान कर दिया है। ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से प्रफुल्ल कमान के साथ मैं राकेश दोले, एआईआर न्यूज, ईटानगर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने देश के अन्य भागों में फंसे अपने निवासियों को वापस लाने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर अब तक 1,70,000 नागरिकों को राज्य में वापस बुलाया जा चुका है। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रदेशवासियों को लाने के लगातार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार के अनुसार 51,000 से अधिक लोगों को राज्य में वापस लाने के लिए 13 ट्रेनें और 2,000 से ज्यादा बसें लगाई गई, जिसमें कुल 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। शिमला में हुई प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहर से लौटे राज्यवासियों को संस्थागत क्वारंटाइन में रखने के चलते ही राज्य में कोरोना संक्रमण को समाज में बड़े पैमाने में फैलने से रोक पाए। उन्होंने बताया कि राज्य में मई माह में एक ही संक्रमित मरीज रह गया था, परंतु 1,70,000 राज्यवासियों के लौटने पर मामले तेजी से
से बढ़े हैं। इस बीच राज्य में कोविड-19 की जांच 1400 प्रतिदिन हो गई है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 40% पहुंच चुकी है। मृत्यु दर 1.52% है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। झारखंड में मुख्यमंत्री दीदी रसोई कोविड महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से सभी जरूरतमंदों, गरीबों और बेघर लोगों, विशेषकर दिव्यांगजनों तथा बुजुर्गों को भोजन उपलब्ध करा रही है। कोई भी गरीब या जरूरतमंद भूखा न सोए, इसी उद्देश्य से इस जन कल्याणकारी योजना को पूरे राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू किया गया। दीदी किचन के जरिए अब तक पूरे राज्य में 2,35,00,000 से ज्यादा लाभार्थियों को 2 वक्त का भोजन कराया जा चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, सीएम किचन के माध्यम से आम जनों तक अनाज पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। कोई गरीब भूखा न सोए, ये सरकार का उद्देश्य है। कई जगहों पर लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार के माध्यम से भी राशन घरों तक जा रहा है। खूंटी जिले में भी राज्य आजीविका मिशन के तहत सखी मंडल की महिलाओं द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दीदी किचन में स्वच्छता मापदंडों का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसी ही एक सखी दीदी उर्मिला देवी ने आकाशवाणी को बताया, खाना में दाल बनाते हैं, लौवा बनाते हैं, चना मिलाते हैं, सब कुछ मिला के बनाते हैं। कभी कभी खिचड़ी बनाते हैं। गरीब दुखी सब आते हैं, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, घर का आते हैं। विकलांग लोग भी आते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। खूंटी के अनुमंडल पदाधिकारी ने आकाशवाणी को बताया, दीदी किचन को लेकर के अभी किसी प्रकार की बाधाओं का सामना उनको नहीं करना पड़ा है। प्रत्येक दीदी किचन में प्रतिदिन लगभग 150 से 200 लोग खाना खा रहे हैं। अधिकांश वही लोग दीदी किचन के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं, जिनको पास न तो चूल्हा है और जिनके पास नहीं ड्राई राशन है। राज्य में 2 अप्रैल को झारखंड राज्य आजीविका मिशन की ओर से दीदी किचन 21 दिनों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही इस योजना का भी विस्तार कर दिया गया है। ज्योत्सना शीला डांग, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राजस्थान में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति कोविड-19 के मरीजों के इलाज में काफी प्रभावकारी सिद्ध हुई है। राज्य में कोविड संक्रमित 42 रोगियों का होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर के डॉक्टरों द्वारा उपचार किया गया, जिसके अच्छे परिणाम आए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। होम्योपैथी विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने एसएमएस अस्पताल तथा महिला चिकित्सालय में भर्ती 42 संक्रमित मरीजों से टेलीमेडिसिन के माध्यम से बातचीत की। इसके बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अनुमति लेकर इन मरीजों को एलोपैथी दवाओं के साथ होम्योपैथी दवा भी दी गई। दवा कारगर साबित हुई और संक्रमित सभी 42 मरीज 3 से 5 दिन में बीमारी से उभरकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर तारकेश्वर जैन ने बताया, तो 42 में से 31 मरीजों की जो दवाई आई वो आर्सेनिकम एल्बम आई और बाकी जो 11 मरीज थे उनकी अलग अलग दवाइयां थी और वो सिम्टम, उनकी मेंटल स्टेट, उनके फिजिकल सिम्टम उनके आधार पर थी। उनमें से 1-2 मरीज तो ऐसे भी थे जो आईसीयू में एडमिट थे, जिनको रात को काफी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती थी, बट दवाइयां देने के बाद में उनको नेक्स्ट डे ही आराम आया और 2-3 दिन में वो भी डिस्चार्ज होकर चले गए। तो कुल मिला के अगर होम्योपैथिक दवाइयां एलोपैथिक दवाइयों के साथ साथ भी अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को दी जाती है तो मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि मरीज न सिर्फ जल्दी रिकवर होगा बल्कि अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है और ओवरऑल हेल्दी फील करता है। डॉक्टर अब बड़े पैमाने पर इन दवाओं के असर पर शोध करने की योजना बना रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इसके नतीजे निश्चित ही सकारात्मक साबित होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का
वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने सहयोग का स्तर समग्र नीतिगत साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, आगामी वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी के लिए $1.5 करोड़ देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर लगभग 48% हुई। सरकार ने 960 विदेशी नागरिकों के भारत यात्रा करने पर 10 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 500 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त महिला जनधन खाता धारकों को कल से दी जाएगी। और जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक बासु चटर्जी का आज देहावसान। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सरकार जून महीने के लिए कल से 500 रुपए की राशि महिला लाभार्थियों के खाते में डालना शुरू करेगी। ये राशि उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत दी जा रही है। वित्तीय सेवा विभाग ने बताया कि लाभार्थी इस महीने की 10 तारीख के बाद कभी भी अपने खाते से ये राशि निकाल सकते हैं। पहले किस्त में 20 करोड़ 5 लाख महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 10,029 करोड़ रुपए जमा कराए गए। दूसरे किस्त में 20 करोड़ 62 लाख महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 10,315 करोड़ रुपए जमा किए गए। 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत सरकार ने महिलाओं, गरीब, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों के लिए निःशुल्क अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की है। सरकार ने आज 960 विदेशी नागरिकों के भारत यात्रा करने पर 10 साल का प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है। प्रतिबंधित सूची में डाले गए ये विदेशी नागरिक तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल थे। अप्रैल में सरकार ने तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल कुछ विदेशी नागरिकों को प्रतिबंधित सूची में डालकर उनका वीजा रद्द कर दिया था। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत दुबई और ढाका में फंसे 546 भारतीय नागरिक आज बिहार में गया पहुंचे। इनमें से 376 दुबई और 170 ढाका से हैं। दुबई से आने वाले सभी लोग बिहार के विभिन्न भागों से हैं। ढाका से लौटे 170 यात्रियों में से 91 झारखंड से हैं। इस बीच दोहा से आए 146 और किर्गिस्तान से आए 127 लोगों को क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद होटलों से उनके घर भेज दिया गया। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण इस महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। पिछले महीने की 17 तारीख से शुरू हुआ ये चरण सुचारू रूप से चल रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक इस चरण में एयर इंडिया ने विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए 103 उड़ानें संचालित की हैं। नौसेना भी श्रीलंका और मालदीव से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाई है। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत अमेरिका और कनाडा में कुछ गंतव्य के लिए 75 और उड़ानों के वास्ते कल शाम 5 बजे से बुकिंग शुरू करेगी। इन गंतव्यों में शामिल हैं न्यूयॉर्क, नेवार्क, शिकागो, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर और टोरंटो। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि ये उड़ानें इस महीने की 9 तारीख से 30 तारीख तक संचालित की जाएंगी। भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस जलाश्व भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के अभियान के चौथे चरण के सिलसिले में मालदीव की राजधानी माले पहुंच गया है। ये जहाज कल 700 भारतीयों को लेकर तमिलनाडु में तूतीकोरन के लिए रवाना होगा। माले में भारतीय उच्चायोग मालदीव के अधिकारियों के सहयोग से प्रवासी भारतीयों की वापसी के लिए कार्य का समन्वय कर रहा है। राजधानी माले में विभिन्न स्थानों से प्रवासियों को जहाज तक लाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। कोविड-19 पर आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ तन्मय तालुकदार ने कहा कि अधिकांश लोग जिन्हें कोविड-19 का संक्रमण है
वे या तो संक्रमण की प्रसुप्त दिशा में या उनके हल्का फुल्का लक्षण है, उसे लोग स्वस्थ लोगों तक बीमारी को चुपचाप फैलाते हैं। अधिकतर लोग तो उनको लक्षण बहुत कम होते हैं, लेकिन बीमारी फैलाने की क्षमता उनमें फिर भी बरकरार होती है। हालांकि दूसरों से थोड़ी कम होगी क्योंकि ये लोग खांसेंगे छींकेंगे कम, इसीलिए ये खतरा रहता है। काफी मेजॉरिटी पेशेंट्स जो होते हैं कोविड के, वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स से हम लोग कहते हैं। ये कम्युनिटी में बीमारी को फैलाना काफी हद तक इन्हीं से होता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों की जांच कर हम तथ्य आपके सामने लाते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में ये दावा किया गया है कि कोविड-19 एक बैक्टीरिया है जिसका इलाज एस्प्रिन से किया जा सकता है, जबकि सरकार का कहना है कि ये एक वायरस है और इसकी दवा अभी उपलब्ध नहीं है। जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक बासु चटर्जी के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश ने एक महान चरित्र को खो दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि बासु चटर्जी ने अपनी फिल्मों में शहरी मध्यम वर्ग के विभिन्न पहलुओं को दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि वे मन को छूने वाली संवेदनशील फिल्मों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि बासु चटर्जी एक महान फिल्म निर्देशक थे। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक बासु चटर्जी का आज मुंबई में उनके निवास पर निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। बासु चटर्जी को मंजिल, उस पार, शौकीन, चितचोर, पिया का घर, खट्टा मीठा और बातों बातों में जैसी फिल्मों के लिए सदैव याद रखा जाएगा। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दक्षिण की ओर चले तो चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 29 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। देश के उत्तरी भाग में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। श्रीनगर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही तापमान 16 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उधर मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी आने का भी अनुमान है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज संयुक्त पहल ट्यूलिप का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश में इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है। शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ट्यूलिप से विद्यार्थियों और शहरी स्थानीय निकायों सहित सभी पक्षों को लाभ होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने सहयोग का स्तर समग्र नीतिगत साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, आगामी वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी के लिए $1.5 करोड़ देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर लगभग 48% हुई। सरकार ने 960 विदेशी नागरिकों के भारत यात्रा करने पर 10 वर्ष का प्रतिबंध लगाया।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 500 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त महिला जनधन खाता धारकों को कल से दी जाएगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।